हेलो एवरीवन। आज हम लोग फर्स्ट काउंसिल के रूप में नेपोलियन ने जो आर्थिक सुधार किए उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि नेपोलियन जो है सैन्य शक्ति के बल पर सफल होता है, तो उसके लिए ये आवश्यक था कि वो निरंतर जो है इस सैन्य तंत्र को संगठित रखे और इसको मेंटेन रखे। तो उसकी जो सारी अर्थव्यवस्था है वो इसी पर केंद्रित हमें दिखाई देती है कि उसके सैन्य तंत्र को कैसे संगठित रखा जाए। सेना के खर्च का जो उसका बोझ है वो विजित प्रदेशों पर डालता था। जैसे कि हम लोगों ने देखे जो उसके विजय अभियान थे वो इटली जाता है, ऑस्ट्रिया जाता है, तो युद्ध का जो खर्चा है वो वहाँ से वहीं उन्हीं की विजयों से जो है निकाल रहा होता है। ठीक, तो ये उसकी इकोनॉमी का एक पार्ट कहा जाता है, उसकी अर्थव्यवस्था का एक पार्ट कहा जाता है कि वो जो सेना का खर्च है वो वहीं से निकाल लेता था जहाँ वो युद्ध के लिए जाता था। तो इससे क्या हुआ कि साधारण जनता में वो कुछ हद तक लोकप्रिय भी था। लोकप्रियता की वजह ये थी कि साधारण जनता को किसी तरह का टैक्स नहीं चुकाना होता था। जब एक राजा एक सेना को रखता है तो उसके सेना का जो खर्च का जो रख रखाव का जो खर्च होता है वो जनरली जो है टैक्स के रूप में आम जनता से किसी न किसी रूप में वसूला जाता है। लेकिन नेपोलियन ऐसा नहीं कर रहा था, क्योंकि नेपोलियन जिन जिन जगहों पर जा रहा था जहां वो विजयी करता था तो उन्हीं जगह से जो है अपना खर्चा, सेना का खर्च निकाल लेता था। तो जनता उससे बहुत खुश थी। और एक किसान ने जो है एक बात भी उसके लिए कही थी कि बूर्बो लोग जो थे, जो बूर्बो राजवंश के लोग थे, वो फ्रांस के राजा थे, लेकिन नेपोलियन हमारा राजा है। तो इस तरह से जो है वो इस लोकप्रिय राजा था इस आधार पर कि वो अपनी सेना का खर्च उन्हीं विजयी अभियानों से निकाल लेता था। लेकिन उसने कृषि और उद्योगों को आधुनिक ढंग से नियोजित कर समय के साथ चलने की कोशिश नहीं की। ये बहुत बड़ा बैकड्रॉ था उसका कि वो कभी जो है आधुनिकता के जो तत्व हैं उनको समझ नहीं पाया। उसने कृषि और उद्योग को आधुनिक ढंग से नियोजित करना, जो इस तरह की मेंटालिटी नहीं, इस तरह की मानसिकता नहीं थी उसके अंदर। किसानों के प्रति वो उदारतापूर्ण व्यवहार करता है, लेकिन भूमि सुधार नहीं करता है। उत्पादन संबंधी जो है वो कोई मौलिक सुधार नहीं करता है वो फ्रांस में। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात जो है तो हमें ये दिखाई देती है कि उस समय जबकि सारे यूरोप में जो है औद्योगिकरण की प्रक्रिया चल रही थी, औद्योगिकीकरण की, मशीनीकरण की प्रक्रिया चल रही थी, तो नेपोलियन चुपचाप बैठा था। मतलब नेपोलियन ने उस औद्योगिकीकरण के महत्व को नहीं समझा। और यही औद्योगिकीकरण था जिसने कि इंग्लैंड जो है विश्व विजेता बनकर जो है बाद के दिनों में उभरता है। तो इंग्लैंड में तेजी से मशीनीकरण हो रहा था और यही मशीनीकरण इंग्लैंड की शक्ति और नेपोलियन के पतन का कारण भी बनता है भविष्य में। ठीक, तो ये कहा जा सकता है कि ये नेपोलियन की मानसिकता थी कि वो आधुनिकता के जो तत्व थे उनको नहीं समझ पा रहा था। मध्ययुगीन जो उसकी मानसिकता है उससे वो बाहर नहीं निकल पाया। ठीक, और फ्रांस के बहुत से कारखानों में अभी भी जो है पुराने ढंग से उत्पादन होता रहा है। फ्रांस में जो है अपनी आवश्यकता की सारी चीज़ें नहीं बन पा रही है। और स्थिति तो यहाँ तक थी कि जब वो इंग्लैंड से युद्ध कर रहा था तो उस समय भी नेपोलियन को जो है कुछ चीज़ों के लिए इंग्लैंड पर निर्भर रहना पड़ रहा था। ठीक, तो देखिए कैसी स्थिति थी नेपोलियन की। एक तो आप इंग्लैंड से वॉर कर रहे हो, लेकिन कई चीज़ों के लिए, अपनी कई आवश्यकताओं के लिए आप इंग्लैंड पर डिपेंड थे। तो ये दोहरापन और पिछड़ापन दिखता है उसकी मानसिकता का कि वो मध्ययुगीन मानसिकता से आच्छादित था। ठीक, अब देखिए वो ये भी जानता था कि आर्थिक सुधार आवश्यक थे, क्योंकि नेपोलियन ये जान रहा था कि जो बूर्बो राजवंश का पतन इससे पहले हुआ है वो क्यों हुआ है, आर्थिक संकट के कारण हुआ था। राजवंश के द्वारा जो है जब फ्रांस में किसी तरह के आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लागू नहीं किए गए तो उससे जो है लोगों में एक विरोध, उसके विरुद्ध जो है विद्रोह होना शुरू हो गया था। तो ये बात नेपोलियन समझ रहा था। तो आर्थिकता सुधारने का जो है कोई भी सफल और गंभीर प्रयत्न इससे पहले क्रांतिकाल में भी नहीं हुआ था। जो टैक्स कलेक्शन की दशा थी वो भी बहुत शोचनीय थी। और जो मैंने कल भी बताया था कि जो उसकी पत्र मुद्रा थी, मतलब वो जो उनके नोट थे उसकी जो है वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर रही थी। जब मैंने इसकी अर्थव्यवस्था पर चर्चा की थी कि नेपोलियन के समय फ्रांस की अर्थव्यवस्था क्या थी, जो फ्रैंक रुपीज़ था उसकी जो वैल्यू थी वो गिर रही थी। मुद्रास्फीति के दौर में जो है फ्रांस गुजर रहा था। तो स्थानीय संस्थाओं से अब उसने क्या किया, सबसे पहले उसने जो है कुछ रिफॉर्म करने चाहे छोटे मोटे। तो देखिए क्या करता है वो कि स्थानीय संस्थाओं से जो है उसने राष्ट्रीय करों की जो वसूली का कार्य ले लिया।
पहले जो है पेरिस के कम्यून हुआ करती थी, स्थानीय संस्थाएं हुआ करती थी, वो जो है करों की वसूली करती थी। ये कार्य उनसे ले लिया, उसके स्थान पर उसने जो है कुछ कर नियंत्रक नियुक्त कर दिए। ये जो पत्र मुद्रा है, ये जो नोट वाले रुपए हैं, ये इसने समाप्त कर दिए। सिक्कों का चलन उसके स्थान पर किया, और जो नेशनल एक्सपेंडिचर होता है, राष्ट्रीय व्यय होता है, उसमें उसने मित व्ययता लाने की कोशिश की, और जो भ्रष्ट अधिकारी थे उनको कठोर दंड देने की उसने व्यवस्था की। ठीक। अब राष्ट्रीय ऋण के भुगतान की उसने व्यवस्था की, तो ये राष्ट्रीय ऋण के भुगतान के लिए और सरकार की जो आर्थिक नीति है उसके संचालन के लिए जो है 1800 में जो है उसने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की। तो बैंक ऑफ फ्रांस की स्थिति क्या थी कि ये बैंक ऑफ फ्रांस किस पे चल रहा था? ये बैंक ऑफ फ्रांस जो है चल रहा था कि नेपोलियन अपनी सैन्य विजयों से जो धन प्राप्त कर रहा था विजित देशों से, उनको जो है वो उनसे वो ये बैंक चल रहा था। लेकिन बैंक किस चीज़ से चलते हैं, मुद्रा किस चीज़ से चलती है? जब मुद्रा का चलन होता है, मार्केट में आयात होता है, निर्यात होता है, प्रोडक्शन होता है, फिर उसकी सेल होती है। तो इस तरह की चीज़ों से जो है हमारी अर्थव्यवस्था चल रही थी। हमारे बैंक चलते हैं कि वो जो है ऋण देती है, फिर उस पर ब्याज लेती है। बहुत सारी माइन्यूट चीज़ें हैं जिससे एक बैंकिंग व्यवस्था काम करती है, अर्थव्यवस्था काम करती है। लेकिन यहाँ पर ये बैंक किस चीज़ से चल रहे थे कि वो विदेशों से जो है विजित देशों से धन लाता था और इस बैंक ऑफ फ्रांस में कलेक्ट कर दिया जाता था। तो क्या इससे फ्रांस की अर्थव्यवस्था को लंबे समय तक चलाया जा सकता था? स्वाभाविक है, नहीं। उसकी स्थिति तभी बेहतर हो सकती थी जबकि व्यापार में वृद्धि हो, लेकिन वास्तव में फ्रांस की अर्थव्यवस्था जो है वो जर्जर होती जा रही थी। पूंजीवादी विकास के लिए जिस उन्मुक्त वातावरण की आवश्यकता थी वो फ्रांस को मिल ही नहीं रहा था। ठीक।